एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कुरामोरी के ऑफिस में एक ब्लास्ट होता है। तभी वहां से दो पैरासाइट्स को आते हुए दिखाया जाता है। तभी कुसानो बोलता है कि डिटेक्टिव का क्या करना है। तभी दूसरी पैरासाइट जिसका नाम हिकावा होता है वो बोलती है कि मैं डिटेक्टिव को संभाल लूंगी। अभी शिनो अपने घर वापस आता है और वो अपने फैमिली मेंबर्स को मरा हुआ देखता है। तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे मैगी और मिकी फाइट के लिए रेडी हो रहे होते हैं और मिकी को बोलता है जिस तरह तुम बाकी पैरासाइट से डील करते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लड़ने का स्टाइल काफी यूनिक होगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ह्यूमन ब्रेन होने के बावजूद तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। और हमें जिस कंडीशन में उस पैरासाइट की बॉडी मिली थी उससे तो लगता है कि उसे मारना आसान नहीं रहा होगा। तभी मिकी बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे लड़ते हो। तभी शिनिची मिकी को बोलता है कि ये पैरासाइट कितना ज्यादा अजीब है और कितना बोलता है ये, जिसके रिप्लाई में मिकी बोलता है शिनिची तुम अलर्ट रहो, ये चाहे तुम्हें जितना मर्जी एक्सप्रेशंस दे ले, लेकिन तुम ये मत भूलना कि इसके अंदर इमोशंस नहीं है। तभी मिकी अटैक करता है और शिनिची उसके अटैक्स को डॉज करता है। तभी मिकी शिनिची के शोल्डर को हर्ट कर देता है। शिनिची वहाँ से भागने लग जाता है। तभी मिकी शिनिची का पीछा करने लग जाता है और तभी मिकी बोलता है कि वो पैरासाइट काफी स्लो है, तुम फास्ट हो लेकिन तुम्हारे पास इतना स्टेमिना नहीं है। तभी शिनिची की स्पीड थोड़ी स्लो होने लग जाती है और वो बोलता है मिगी मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। तभी मिगी कहता है कि मैं भी काफी थक चुका हूँ क्योंकि वो फाइट काफी इंटेंस थी। तभी शिनिची पीछे मुड़ के देखता है कि मिकी उसके पीछे नहीं आ रहा। तभी वो थोड़ी देर रेस्ट करने का डिसाइड करता है। तभी मिगी शिनिची को बताता है कि ये तो कुछ अलग ही टाइप का पैरासाइट है क्योंकि वो तीनों पैरासाइट एक साथ ही एक बॉडी में है और यहाँ हम तो अकेले हैं। तभी शिनिची बोलता है कि मिगी तुमने मुझे बताया था कि पैरासाइट का ह्यूमन पार्ट काफी वीक होता है, इसीलिए हम उसके लेग्स को टारगेट कर सकते हैं। तभी मिगी बोलता है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसकी पूरी बॉडी में तीनों पैरासाइट्स कहाँ हैं। तभी शिनिची बोलता है वो पक्का लेग्स या फिर आर्म में होंगे। तभी मिगी बोलता है हाँ ऐसा तो होना चाहिए। अभी हम देखते हैं एक गाड़ी आ रही होती है। तभी शिनिची बोलता है मिगी वो लोग आ गए। मिकी बोलता है शिनिची तुम्हें भागना पसंद है लेकिन अब ये मेरे लिए इरिटेटिंग हो रहा है, लगता है मुझे अब तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तभी मिगी बोलता है कि अब रिस्क लेने का टाइम आ चुका है। शिनिची जैसा तुमने बोला था हम उसकी लेग्स को ही टारगेट करेंगे। मिगी बोलता है मैं राइट साइड वाले अटैक्स को आने से रोकूंगा और तुम लेफ्ट साइड के अटैक्स को डॉज करना। तभी मिकी अटैक करना स्टार्ट करता है। तभी शिनिची और मिगी वैसा ही करते हैं जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था। तभी मिकी की लेग पे अटैक करता है लेकिन वहाँ पर तो उसे कुछ भी नहीं होता। तभी पता लग जाता है कि उसकी लेग में भी एक पैरासाइट है। तभी मिकी ये सब कुछ देख के हंसने लग जाता है और शिनिची पे अटैक करता है, लेकिन तभी उसके दोनों ब्लेड्स आपस में टकरा जाते हैं। शिनिची बच जाता है। ये देख के शिनिची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मिगी उसे बताता है ये एक तरीके से मिसकम्युनिकेशन था मिगी के खुद के पैरासाइट्स के बीच में। मिगी बोलता है कि मैं इस न्यू पैरासाइट को देख के पहले तो काफी ज्यादा शॉक्ड में था, लेकिन ये इतना भी खतरनाक नहीं है। तभी वो बताता है मिकी के पैरासाइट्स अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिसकी वजह से इसकी लेग्स ह्यूमंस नहीं है। मिकी बोलता है कि मैं फिर भी काफी श्योर हूँ कि इसका हेड इसकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। भी शिनिची दोबारा से भागने लग जाता है और मिकी शिनिची को जंगल की तरफ जाने के लिए बोलता है और मिकी बताता है कि मिकी का कंट्रोल सही से काम नहीं करता, इसीलिए वो भागते भागते गिर भी जाता है और उसके ब्लेड्स आपस में टकरा जाते हैं और यही रीजन है कि एक पैरासाइटिक हेड होने के बावजूद वो अपने हैंड्स को उस लड़ाई में यूज नहीं करता। मिकी बताता है कि मिकी का हेड बाकी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, अगर उसका हेड ही नहीं रहेगा तो वो अपने आप ही हार जाएगा। उसके बाद मिगी रुकने के लिए बोलता है और बताता है शिनिची हम यहाँ पे लड़ेंगे। वो बोलता है
इस बार हम उसके हेड को टारगेट करेंगे और जब मैं बोलूँ तब तुम उसकी तरफ पूरी स्पीड से भागना। तभी शिनिची मिकी की तरफ पूरी फुल स्पीड से भागता है। भी मिकी के ब्लेड्स आपस में दोबारा से टकराने लग जाते हैं। तभी मिकी का गला काट देता है। इसके बाद मिकी काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तभी मिकी के हैंड वाला जो पैरासाइट होता है वो मिकी के हेड पे आ जाता है और हेड वाला कटा हुआ पार्ट उसके हैंड पे जाके अटैच हो जाता है। उसके बाद मिकी बोलता है, अब मेरी बारी है। मिकी सब कुछ समझ जाता है और शिनिची को बताता है, अब ये पुराने जैसा नहीं रहा, अब इसने पूरी बॉडी का कंट्रोल खुद ले लिया है। तभी मिकी बताता है कि मिकी की बॉडी में कम से कम 5 पैरासाइट्स हैं। शिनिची ये सुन के काफी ज्यादा डर जाता है। तभी मिकी कंफर्म करता है और बोलता है कि सिर्फ मैं ही इन पैरासाइट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद वो पैरासाइट अपने ह्यूमन फेस में आ जाता है। इसका नाम होता है कोटो। तभी वो अचानक से शिनिची के ऊपर अटैक करता है। इसे शिनिची काफी मुश्किल से डॉज कर पाता है। उसके बाद मिगी बोलता है, अगर हम ज्यादा देर तक जंगल में रहेंगे तो हम मारे जा सकते हैं। उसके बाद शिनिची जंगल से बाहर भागने लग जाता है और कोटो पीछे से उसे अटैक करता है। कोटो शिनिची की बैग को इंजर्ड कर देता है, लेकिन फिर भी शिनिची भागता रहता है और जंगल से बाहर निकल जाता है। तभी मिगी एक गाड़ी को कैच करता है, लेकिन फिर वो देखता है कि गोटो अभी भी उसके पीछे आ रहा होता है और वो भी काफी फास्ट। कि गोटो पे अटैक करता है, लेकिन गोटो बच जाता है उसके अटैक से। गोटो उसकी गाड़ी पे चढ़ जाता है, लेकिन मिगी उसको डिसबैलेंस करने के लिए गाड़ी को जोर जोर से घुमाने लग जाता है। तभी गोटो एक ट्रक से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं शिरो को, जिससे पुलिस बात कर रही होती है। तभी शिरो डिटेक्टिव हिरामा से मिलने के लिए कहता है। तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आ जाता है और वो शिरो से बोलता है कि मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम डिटेक्टिव हिरामा को कैसे जानते हो, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें पूछनी हैं और वो सभी बातें पैरासाइट से रिलेटेड हैं। उसके बाद हम शिनिची और मिगी को देखते हैं। मिगी शिनिची को बोल रहा होता है, हम क्राउड से काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहे हैं, इसीलिए हमें कुछ कपड़े खरीदने होंगे और हमें अपनी एनर्जी के लिए कुछ खाना भी चाहिए। तभी शिनिची बोलता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तभी मिगी पैसे निकालता है। शिनिची उससे पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिले। तभी मिगी बताता है कि ये पैसे मैंने उस ड्राइवर की जेब से निकाले थे और अब तुम मुझे कोई लेक्चर मत देना। जब शिनिची एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा होता है, तभी वो कुरामोरी की फैमिली के बारे में सुनता है। मिगी बोलता है क्योंकि किरामोरी पैरासाइट को इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो उन्हें लगा होगा कि उसका जिंदा रहना डेंजरस हो सकता है। ये सुनकर शिनिची को अपने डैड की टेंशन होने लग जाती है। तभी वो अपने डैड को कॉल करता है और शिनिची अपने डैड को बताता है कि डैड आप जल्दी से घर से बाहर निकल जाइए। तभी उसके फादर रीजन पूछते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूं। भी शिनिची सोच रहा होता है कि मैं अपने डैड को तो सच बता ही नहीं सकता। तभी शिनिची बोलता है कि मैं हमेशा से एक अच्छा बेटा रहा हूँ। मॉम के जाने के बाद भी मैंने एक अच्छा सन बनने की कोशिश की है, इसीलिए आपको मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप बिना कोई क्वेश्चन पूछे वहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि वहाँ पे वही मॉन्स्टर आ रहा है जिसने मॉम को मारा था। तभी शिनिची के डैड वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डिटेक्टिव हिरामा कुरामोरी से बात कर रहे होते हैं। कुरामोरी हिरामा से पूछता है क्या हम उसकी डेथ का बदला ले सकते हैं। इसके रिप्लाई में हिरामा बोलता है, हाँ क्यों नहीं, हम जरूर ले सकते हैं। तभी कुरामोरी बोलता है कि मैं इस टाइम बहुत डरा हुआ हूँ, क्या मुझे लिखने के लिए कुछ मिल सकता है और क्या मैं किसी ऐसी जगह पे जाके बैठ सकता हूँ जहाँ पे मुझे काम फील हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिनिची सपने में मिकी को एक मॉन्स्टर फॉर्म में देख रहा होता है। तभी मिकी बोलता है कि हम 16th टाइम तुम्हारे ड्रीम में मिल रहे हैं, जिसे तुम दोबारा भूल जाओगे। तभी शिनिची बोलता है कि तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। जिसके रिप्लाई में मिगी बोलता है, तुम हर बार यही बोलते हो, तुम भी वो शिनिची नहीं लग रहे हो जिसे मैं रियलिटी में जानता हूँ। ये बोलकर मिगी वहाँ से जाने लगता है। तभी शिनिची की नींद खुल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियुको को, जो कि पैरासाइट को बोलती है, मुझे तुम्हें कुरामुरी को मारने के लिए नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि तुमने तो प्लान को फेल ही कर दिया। वो बोलती है
तुमने उसकी फैमिली को मार दिया जबकि तुम्हें कुरामुरी को मारना चाहिए था। जिसके रिप्लाई में हिकमा बोलती है कि जब हम वहाँ पे गए वहाँ पे तो काफी ज्यादा अंधेरा था, और रही बात उस डिटेक्टिव की तो हम उसको अगली बार मार देंगे। तभी र्यूको बोलती है कि तुम ह्यूमंस को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्योंकि वो हमें अनकैपेबल लगते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। ह्यूमन बिलियंस अलग अलग पार्ट से बना हुआ एक सिंगल लाइफ फॉर्म है। उनके पास ब्रेन से अलग अपनी खुद की कॉन्शियसनेस होती है, और जब भी हम उसके खिलाफ जाते हैं इसीलिए हम हार जाते हैं। र्यूको की बात सुनकर एक पैरासाइट सोच रहा होता है कि क्या र्यूको हम में से एक है। तभी मुरानो शिनिची के बारे में सोच रही होती है, और तभी यूको मुरानो को शिनिची का बैग पकड़ा देती है जो कि वो वहीं पर भूल गया होता है। यूको मुरानो को कहती है कि तुम उसका बैग वापस कर देना उसको, ताकि तुम्हारी उससे दोबारा बात हो सके। तभी हम डिटेक्टिव हिरानो को देखते हैं जो कि उस रूम में वापस आते हैं जहां उन्होंने कुरामुरी को भेजा होता है, लेकिन कुरामुरी वहां से भाग जाता है। कुरामुरी नोट्स पे र्यूको तामिया का नाम लिखकर गया होता है। कुरामुरी को र्यूको पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और दूसरी तरफ कुसानो को भी र्यूको पर शक हो रहा होता है, पर वह सोच रहा होता है कि र्यूको क्या हमारे पैरासाइट्स के लिए हार्मफुल है, क्योंकि र्यूको कभी कभी ह्यूमंस की तरह सोचने लग जाती है। तभी हमें र्यूको का सीन दिखाया जाता है। वो सोच रही होती है कि आखिरकार हम ह्यूमंस की तरह क्यों बने हैं। तभी हम देखते हैं कुरामुरी जो कि र्यूको का पीछा कर रहा होता है। र्यूको बिल्डिंग पे जाने लगती है, तभी वो सेंस करती है कि वहाँ पे 3 पैरासाइट्स हैं जिसकी इंटेंशंस बहुत इविल है। इसी वजह से र्यूको अंदर नहीं जाती, और तभी कुरामुरी र्यूको को कहीं जाते हुए देखता है, और वह सोच रहा होता है कि मेरे पास अभी भी चांसेस हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कुरामुरी र्यूको के रिगार्डिंग कुछ प्लान कर रहा होता है। तभी र्यूको को 3 पैरासाइट्स घेर लेते हैं।